बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा मुबारक। हमें ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा, आप भी हमारी दुआओं और दिल की धड़कनों का हिस्सा हमेशा रहते हैं। व्यूअर्स, आज आपसे एक बड़े ही प्यारे, बड़े ही स्पेशल, बड़े ही यूनिक रिश्ते के बारे में मैंने बात करनी है। हम अक्सर माँ के साथ ताल्लुक़ की तो बात करते हैं, लेकिन बाप जो हमारी जन्नत का दरवाज़ा है, उस बाप के साथ बेटी का अलहदा ताल्लुक़ होता है और बेटे का अलहदा। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, लोग हमेशा कहते हैं ना कि बेटी तो बाप की होती है और बेटा माँ का होता है। ये एक पुरानी टर्म बड़े अरसे से चलती आ रही है, लेकिन व्यूअर्स, इसका एक बड़ा बेसिक रीज़न होता है। माँ और बेटी का अक्सर ताल्लुक़ जो है उसमें थोड़ी सी, हम लोग ज़्यादा नहीं बट कभी कभार टेंशन भी महसूस करते हैं, और बाप और बेटे के ताल्लुक़ में भी कभी कभी हम थोड़ी सी टेंशन महसूस करते हैं। उसका रीज़न बड़ा सिंपल होता है, बेसिक नफ्सियात है कि देखें, जब एक मर्द का बेटा पैदा होता है तो वो उसके अंदर अपना अक्स देखता है या देखना चाहता है, और अपने बेटे को अपने से ज़्यादा कामयाब और ज़्यादा सक्सेसफुल, जो उसके ख्वाब, जो उसकी महरूमियाँ होती हैं, वो चाहता है कि वो उसके बेटे की ज़िंदगी में ना हो। उसी तरह एक औरत जब माँ बनती है तो एज अ मदर वो अपनी बेटी के अंदर अपना अक्स देखती है कि ये मेरी जैसी हो या मुझसे बेहतर हो, मैं इसको ऐसे ग्रूम करूँ, जो मेरे ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई मैं अपनी बेटी के थ्रू पूरी करूँ। इसीलिए हम अक्सर देखते हैं कि माएँ अपनी बेटियों पे प्रेशर बहुत डालती हैं और बेटे अपने बेटों पे बहुत, और बाप अपने बेटों पे बहुत डालते हैं। बट जब बाप के लिए बेटी की बात आ जाती है तो उधर लाठियाँ मुख्तलिफ होती हैं और माँ के लिए अपने बेटों के लिए मुख्तलिफ होती हैं। तो आई होप कि ये बात तो समझ आ गई होगी कि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मर्द अपने बेटे में अपना अक्स देखना चाहता है या देख रहा होता है तो ताल्लुक़ फ़र्क होता है, और उसी तरह बेटी का अपनी माँ के साथ। नाउ, जब हम बात करते हैं अपनी लाइफ को आगे लेके चलने की, तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि बच्चे अपने बाप से थोड़ा घबराते हैं, और बेटा स्पेशली जो है थोड़ा सा एक वो डिस्टेंस आ जाता है। बाप अपने बच्चों से प्यार कम नहीं करता, लेकिन हमारे माशरे में स्पेशली, साउथ एशिया में स्पेशली, मर्द को हमेशा यही महसूस कराया जाता है कि आप ज़िम्मेदार हैं पूरे घर की, पूरे घर की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन एंड तरबियत एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स, जिसकी वजह से बाप जो है वो थोड़ा सा बैकफुट पे होता है। जैसे कि मैं अपने हस्बैंड से अक्सर ये बात करती हूँ, फैसल से, कि जब मेरी फैसल से मुलाकात हुई तो वो अपने अब्बू से, डैडी से बड़े प्यार से मिलते थे, सलाम करते थे, जाके हाथ मिलाते थे और अस्सलाम वालेकुम डैडी जी, और इस तरह से। तो एक दिन मैंने पूछा, मैंने कहा मैंने आपके मुँह से कभी आई लव यू ही नहीं सुना डैडी को। तो हंसना शुरू हो गए फैसल, कहते आई लव यू तो नहीं हम एक दूसरे को कभी कहा, क्योंकि वो ऑब्वियसली थोड़ी फॉर्मेलिटी। तो मैंने कहा बाप से कैसे फॉर्मेलिटी हो सकती है फैसल। तो मुझे याद है कि बिल्कुल अल्लाह डैडी को जन्नत नसीब करे, अब डैडी तो हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन उसके बाद कुछ अरसे के बाद फैसल ने थोड़ा थोड़ा डैडी को जाके हाथ मिलाने के बजाय जाके गले लग के मिलना, फिर उसके बाद जाके डैडी को आई लव यू कहना, ये वाले मामला शुरू हुए। बाप अक्सर अपने जज्बात बच्चों से बयान कर ही नहीं पाता, क्योंकि ज़िंदगी के ऐसे मामलात चल रहे होते हैं, और वो चाहता है कि बच्चे उसके पास बैठें, उनसे बात करें, अपना दिल खोलें, मगर ख़ुद पहला कदम उठाने में हिचकिचाते हैं, जिसकी वजह से माँ यूजुअली जो है वो बच्चों की बेस्ट फ्रेंड होती है और बाप से थोड़ी सी वो एक चीज़ होती है। इसलिए बाप और बेटे का रिश्ता हर मर्तबा बिना कहे बिना सुने ही गुज़र जाता है। यानी कि एक पॉइंट आता है जब यंग लोग, जो मतलब एक ओल्डर जनरेशन के जो मर्द होते हैं, वो कहते हैं कि हमने कभी अपने अब्बा के को गले ही नहीं लगाया, कभी अब्बा के गले ही नहीं लगे, कभी अब्बा के साथ लाडियाँ ही नहीं की। और ओल्डर जनरेशन के लोग अब हमारी जनरेशन को जब देखते हैं तो अक्सर ये बात कहते भी हैं कि भाई तुम लोगों में तो बड़ी बेतकल्लुफ़ी है आपस में बाप बेटे के अंदर, बट हमारे वक्तों में नहीं होती थी। बात सिर्फ ये है कि ज़िंदगी में काश का वर्ड कम ही होना चाहिए, कि काश मैंने अपने अब्बू को ज़्यादा टाइम दिया होता, काश अब्बू के साथ मेरा बेटा बेहतर ताल्लुक़ होता। इसलिए जब तक वालिदैन हमारे साथ हैं, उनके साथ वक्त गुजारना, उनसे बातें करना, अपने दिल की बात करना और अपने प्यार को खुल के एक्सप्रेस करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है व्यूअर्स। एक वक्त आता है जब हम कहते हैं कि यार काश हमें माँ बाप की खिदमत करने का मौका मिला होता, लेकिन ये सवाल दिल में नहीं उठना चाहिए कि काश हमने अपने अब्बू से प्यार का इजहार सही तरीके से किया होता। देखिए व्यूअर्स, रिलेशनशिप जैसी भी हो, फीलिंग्स तो अपनी जगह खड़ी है ना। तो अगर बाप नहीं भी आई लव यू कहता तो बेटा कह दे
क्या फ़र्क पड़ता है। और ये इतना अमेजिंग ताल्लुक़ है कि अगर बाप को बेटा एक पॉजिटिव रोल मॉडल की तरह देखे तो बेटा बाप से भी ज़्यादा कामयाब और एक बेहतर अंदाज में अपनी ज़िंदगी को आगे लेके बढ़ सकता है, क्योंकि वो बाप से भी सीखता है और फिर अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से भी सीखता है। तो यानी कि डबल उसको एक्सपोजर मिल रहा है। लेकिन बात आ जाके वहीं पे आ जाती है व्यूअर्स कि बाप बेटे का ताल्लुक़ एक बड़ा प्यारा और बड़ा ही अनमोल ताल्लुक़ है। उस ताल्लुक़ के ऊपर वर्किंग करना बाप का भी फ़र्ज़ है और बेटे का भी। लेकिन अगर बाप के साथ थोड़ा फॉर्मेलिटी का ताल्लुक़ है भी तो बेटा तो आगे बढ़ के उसको इनफॉर्मल बनाने की कोशिश कर सकता है। मैं अपने बेटे हमज़ा को हमेशा एक बात कहती हूँ कि बेटे, मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड ज़रूर हूँ लेकिन उससे पहले मैं आपकी माँ हूँ। तो ये फ़र्क ज़रूर औलाद को पता होना चाहिए कि जी पेरेंट पेरेंट है और दोस्त दोस्त है, लेकिन मैं इनसे कोई भी बात कर सकता हूँ। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मेरी सबसे बड़ी कामयाबी ये होगी कि मेरे बच्चों की जब भी किसी चीज़ पे जान निकले या अल्लाह ना करे, या वो जो कहते हैं ना पंजाबी में तरा निकले, तो सबसे पहले उनके जहन में यही आए कि मामा और बाबा को कॉल करेंगे, वो इस मसले का हल ढूंढेंगे, ना कि वो हमसे छुपाने की कोशिश करें। और उसके लिए व्यूअर्स ताल्लुक़ को मजबूत बनाना, थोड़ी सी इनफॉर्मेलिटी को लेके आना बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ्स में। और अदरवाइज़ भी बहुत से ऐसे ब्रिलियंट रोल मॉडल्स हैं। अगर आप देखें आरिफ लोहार साहब को, तो जो उनका ताल्लुक़ अपने फ़ादर के साथ, आलम लोहार साहब के साथ था, और बहुत कम उम्री में वो अपने फ़ादर से वो बिछड़ गए क्योंकि वो दुनिया से रुखसत हो गए। और जिस मोहब्बत, प्यार और खलूस के साथ वो आज भी अपने अब्बा की बात करते हैं और हमेशा यही कहते हैं कि मेरे अब्बू मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, जितनी देर थे बस वो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। तो वही वाली चीज़ है, और वही चीज़ फिर उन्होंने अपने तीनों बेटों में इम्प्लीमेंट की, और उनके तीनों बेटे भी आज उनके बेस्ट फ्रेंड हैं। और इवन दो आरिफ लोहार साहब की वाइफ अब इस दुनिया में नहीं रही, वो बाप और माँ दोनों का रोल अदा कर रहे हैं। और हमेशा यही बात कहते हैं कि इवन दो उनकी मिसेज़ ने सारा कुछ देखा, लेकिन क्योंकि उनका अपने बेटों के साथ इतना करीबी ताल्लुक़ था, तो उनकी मिसेज़ की दुनिया से रुखसत होने के बाद भी वो बाप और माँ दोनों का रोल ज़रा ज़्यादा आसानी से अदा कर पाए। वैसे तो ये बड़ा मुश्किल काम है और हम उनको सलाम पेश करते हैं। तो बाप और बेटे के ताल्लुक़ पे आज बात करेंगे, और आज एक ऐसा बेटा हमें ज्वाइन करेगा हमारे प्रोग्राम में आगे जाके, जो एक लेजेंड के बेटे हैं, एक ऐसे लेजेंड के जिन्होंने अपने करियर से लेके अपने इस दुनिया से रुखसत होने तक काम किया, और हम सब के लिए इन द मीडिया इंडस्ट्री एक रोल मॉडल रहे। तो उनके बेटे आज हमें ज्वाइन करेंगे, जो ख़ुद भी एक बेहतरीन एक्टर हैं और एक बेहतरीन इंसान हैं। किचन की तरफ रुख करते हैं, जहाँ पे शेफ़ अनम शेख हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आज हम बाप और बेटे के ताल्लुक़ पे बात कर रहे हैं। तो इंटरेस्टिंगली ना, भाई तो आपका है नहीं, और आपके अब्बू अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, आप 4 साल की थी तो इस दुनिया से रुखसत हो गए। एग्जैक्टली। तो आपको तो बाप और बेटा दोनों का, जो बाप और भाई दोनों वाला रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करने का मौका ही नहीं मिला। एग्जैक्टली, वो आप इस तरह समझ लें कि जैसे कि आपके कज़न्स को आप अपना भाई कंसिडर कर लेते हैं, और जो मेरे मामू हैं उन्होंने, मतलब वो फादर फिगर हमारी लाइफ में थ्रू आउट टिल टुडे, आज भी उन्होंने इस चीज़ की शायद हमें कभी कमी आने ही नहीं दी। लेकिन वो एक एलिमेंट होता है ना, उसको आपको जगह जगह फेस करना पड़ता है ज़िंदगी के अंदर। हर खुशी कमी के मौके पे अनम, मैं हमेशा ये कहती हूँ, जैसे इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, कल हमजा हसन की 9th बर्थडे हम डिस्कस कर रहे थे अभी, आप और मैं, और आप तो हमेशा होती हैं जी, बिल्कुल। आपके बगैर तो मेरी कोई भी खुशी इनकम्प्लीट है। बट जब मैं ये कह रही हूँ कि अनम आपके बगैर कोई भी खुशी इनकम्प्लीट है, सोचने की बात है ना। जब भी बर्थडे आती है मेरे किसी बच्चे की, कोई खुशी का मौका, कोई मेरी फैसल के साथ वेडिंग एनिवर्सरी, जब मैं फ़नी हरकतें करती हूँ, फ़नी वीडियोस में, हमेशा मैं सोचती हूँ कि अगर डैडा जिंदा होते तो कितना डांटते कि क्यों अपने मियाँ को तंग करती हूँ। अभी मेरे फादर जिंदा होते तो कितने खुश होते बच्चों की बर्थडेज पे, क्योंकि उनको अपने बच्चों और दूसरे के बच्चों से इतना प्यार था और इतना शौक था। बच्चों को, सारे बच्चों को, कज़न्स वगैरह को हमारे घुसेड़ के गाड़ी में ले जाते थे, कभी फार्म पे ले जाते थे, कभी कहीं ले जाते थे, कभी जॉयलैंड ले जाते। तो उनको बहुत शौक था बच्चों का। मैं यही सोचती हूँ कि जब अपने बायोलॉजिकल ग्रैंड चिल्ड्रन होते तो हमजा को देख के कितने खुश होते। तो बनता ये कमियाँ चाहे कोई आपकी ज़िंदगी में रिप्लेस करने के लिए हो भी, इन लम्हों पे ये कमी ज़रूर महसूस। बिल्कुल। मैं अब जब इंशाल्लाह आपकी शादी होगी तो उस मोमेंट पे एक लम्हा गुजरेगा बिल्कुल कि अगर अब्बू होते तो शायद, और जुगन अभी वो लम्हा हमेशा फील होता है, जगह के डिफरेंट एस्पेक्ट के ऊपर लाइफ के वो चीज़ फील होती है,
बहुत सी जगह पे आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर आपके फादर फिगर की ज़रूरत पड़ती है, आपको अपने भाई की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ हम अपने तीनों मतलब जो लेडीज़ है ना घर की, वो कहती हैं कि हमारे घर में एक मेल फिगर की बहुत बड़ी एक कमी है। लेकिन देखो अनम, जिनके हैं वो तो कदर कर लें। बिल्कुल ऐसा ही। हमारे पास तो बहुत सी चीज़ें ऐसी नहीं हैं। जैसे मेरे फादर भी, आई वाज लाइक 21, ही वाज मर्डर्ड। सर से ऐसी छत उठी के उसके बाद अपने आप को संभालने में ही कुछ साल लग गए सबको। ऐसा ही है। मेरी बहन को, मेरे भाई को, मुझे, हम सब के लिए एक डिफरेंट किस्म का डायनामिक क्रिएट हुआ। सो अल्टीमेटली वही वाली बात होती है ना कि जिनके हैं वो तो कदर करें। ऐसा ही है। क्योंकि जब नहीं होते तो तब आपको एहसास होता है कि इन लोगों की, ऐसे लोगों की आपकी ज़िंदगी में क्या वैल्यू है। माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी, मतलब जैसे कि मैं जब तक बड़ी हुई, मेरे जैसे बच्चों ने, हसन ने और नूर ने, हमज़ा ने मेरे फादर को कभी नाना देखे ही नहीं। उनको पता ही नहीं है कि नाना का मतलब क्या होता है, नाना के साथ ताल्लुक़ क्या होता है। उसी तरह नूर को, इवन दो डैडी मतलब डैडी की ज़िंदगी में ही नूर पैदा हुई, लेकिन नूर को बिल्कुल नहीं पता कि दादा के साथ ताल्लुक़ का मतलब क्या होता है। बिल्कुल, क्योंकि वो तो ये रिलेशनशिप्स बड़े प्रेशियस होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पॉइंट सिर्फ ये होता है व्यूअर्स इन चीज़ों का बात करने का कि इन रिलेशनशिप्स की अहमियत को अंडरस्टैंड करें और ये अंडरस्टैंड करें कि अल्लाह ताला ने अगर आपको नवाजा हुआ है इन रिश्तों के साथ तो उनको, उनकी कदर करें। और अगर आपका अब्बू से या अम्मी से या किसी भी अपने घर वाले से व्यूअर्स कोई गिला, कोई शिकवा, कोई नाराज़गी चल रही है तो दरगुजर करें। ज़िंदगी बहुत छोटी है, एक लम्हे में ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, पता भी नहीं चलता। अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो खैर कुछ भी नहीं होता, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारा टाइम कब ख़त्म होने वाला है। तो पॉजिटिवली अच्छी तरीके से ज़िंदगी जिएं और जो लोग हैं उनकी कदर ज़रूर करें। ब्रेक में जाने से पहले व्यूअर्स, आज दो बहुत ही बेहतरीन और अमेजिंग पर्सनैलिटीज़ की डेथ एनिवर्सरी है। दो बेहतरीन पोइट्स और दोनों ही इन देयर ओन राइट जीनियसेस। सबसे पहले मुनीर नियाज़ी साहब की बात करूंगी। आज 26 दिसंबर है और आज मुनीर नियाज़ी साहब की डेथ एनिवर्सरी है। आप एक बेहतरीन पोइट थे। उर्दू और पंजाबी दोनों लैंग्वेजेस में पोइट्री आपने लिखी। आपने बहुत सी फिल्मी गाने और पोएम्स और गज़लें भी लिखी, जिसमें मेहदी हसन साहब, मैडम नूर जहाँ और नसीम बेगम जैसे बड़े बड़े सिंगर्स ने आपके लिखे हुए गीत गाए। आपकी सर्विसेज को एडमायर करते हुए आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया और उसके बाद सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। आपकी डेथ 26 दिसंबर 2006 में हुई। अब एक और ब्रिलियंट पोइटेस की बात करना चाहूँगी, परवीन शाकिर साहिबा की। 26 दिसंबर को आप इस दुनिया से रुखसत हुई। आप एक बेहतरीन पोइट थीं। आपकी पोइम्स, आप अपनी पोइट्री की वजह से ही जानी जाती थीं। आपने बेशुमार नज़में और गज़लें लिखीं। आपकी फेमस पोइट्री में खुशबू, खुद कलामी, इनकार जैसी पोइट्री शामिल है। आपकी सर्विसेज को एडमायर करते हुए आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। आपकी डेथ 26 दिसंबर 1994 में हुई। हम आज मुनीर नियाज़ी साहब और परवीन शाकिर साहिबा दोनों को याद कर रहे हैं। ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़। और परवीन शाकिर साहिबा के बारे में तो मैं भी ये बात भी ज़रूर कहूँगी कि आप बड़े आसान अल्फाज में बहुत बड़ी बड़ी बातें अक्रॉस कर देती थी। मेरे जैसा नालायक बंदा भी यंगर ईयर्स में भी जब परवीन शाकिर साहिबा की पोइट्री पढ़ती थी तो बड़ी आसानी से उनकी बात की समझ आ जाती थी। और डिफरेंट स्टेजेस इन लाइफ में मुनीर नियाज़ी साहब एंड परवीन शाकिर साहिबा की पोइट्री को अगर आप पढ़ें तो हर स्टेज में ज़िंदगी का उसका एक डिफरेंट मीनिंग होगा आपके लिए। सो एवरग्रीन पोइट्री, एवरग्रीन पोइट एंड पोइटेस। चलते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शेफ़ अनम के किचन में मुलाकात होगी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए किचन में शेफ़ अनम के पास। शेफ़ अनम, आज आपके किचन में क्या बन रहा है? आज हमारी किचन में बन रहा है चिकन शाशलिक विद एग फ्राइड राइस। और चिकन शाशलिक जो है एक चाइनीज़ कुजीन के अंदर एक फ्यूजन है बेसिकली। क्योंकि बात ये है कि अगर हम शाशलिक की बात करें, इवन चिकन मंचूरियन की बात करें, तो ये एक्चुअली हमारी इजाद करदा डिश है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। वहाँ पे तो स्वीट एंड सावर होता है, उसकी वेरिएशन में फिर शाशलिक भी आ जाता है। और लेकिन अगर आप मंचूरियन में और शाशलिक में फ़र्क क्या है? अच्छा, पूरी इंटायर रेसिपी में डिफरेंस है। चिकन मैरिनेशन से स्टार्ट करते
वहाँ से बिल्कुल चेंज रेसिपी है और आगे आगे का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। सिर्फ एक चीज़ अगर उनमें कॉमन है तो वो उसमें ये है कि उसमें केचप डलती है दोनों में, लेकिन उनकी सॉसेस, उनका वे ऑफ कुकिंग सब कुछ डिफरेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हाँ हम जी। शाशलिक बना रहे हैं विद एग फ्राइड राइस, जी, राइट? बिल्कुल, हाँ जी। तो मैंने कहाँ से स्टार्ट करना हम है? बिल्कुल, मैं आपको पहले दे देती हूँ, आप उतनी देर तक स्क्रैम्बल एग रेडी कर लें राइस के लिए। इसमें नमक वगैरह डाला है हमने कि नहीं? नहीं, नमक नहीं डाला, डालने बेशक थोड़ा सा। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम शाशलिक के लिए चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं, फिर मैं आपको रेसिपी जो है साथ साथ बताती जाऊँगी। इसमें हम डालेंगे नमक हस्बे ज़ायका, क्योंकि सारी सॉसेस उसमें भी नमक होगा तो आपने बड़े एहतियात से नमक इसके अंदर ऐड करना है। साथ में इसके अंदर जाएगी कुटी हुई लाल मिर्चें, ये 1 किलो चिकन की मैरिनेशन मैं आपको बता रही हूँ। साथ में हम इसके अंदर डालेंगे काली मिर्चें और उसके साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर। अच्छा, अब यूजुअली चाइनीज़ के अंदर बहुत कम रेयर होता है कि उसमें लाल मिर्च जाती है। अच्छा, अब इसके अंदर साथ में वेट इंग्रेडिएंट्स में जाएगा सोया सॉस तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब। अच्छा, अकॉर्डिंग टू आपकी रेसिपी है कि आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे विनेगर तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। ठीक है जी, और फिर इसके अंदर जाएगा 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल। अच्छा, अब यहाँ पे आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आप इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डालना चाहते हैं तो डाल लें, अगर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर लें। एक्चुअल रेसिपी में कॉर्नफ्लावर नहीं है। अच्छा, और साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे गार्लिक पेस्ट। ये चिकन की आपकी मैरिनेशन हो गई है। अब इस टाइम में आप चाहें तो इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हैं, अगर करना चाहें, अगर स्किप करना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे से जो इसके वो है टिप्स हैं वो आपने फॉलो करनी है, तो आपका जो है शाशलिक बहुत अच्छा बन जाएगा। अच्छा, अब शाशलिक जो है जुगन आपी 2 तरह से सर्व किया जाता है। एक आप स्कीवर्स के साथ कर सकते हैं और एक आप डायरेक्टली सब कुछ इकट्ठे मिक्स करके वेजिटेबल्स और उस तरह से भी कर सकते हैं। और अगर आप स्कीवर्स के लिए चिकन कर रहे हैं तो आपके चिकन का साइज़ जो है कंपेरेटिवली थोड़ा सा जो है वो बड़ा होगा, तो आपने थोड़े से चंक्स चिकन के आपने बड़े साइज़ के करने हैं। तो ये आपने देख लेना और उसके बाद अपनी वेजीज आपने अपनी स्कीवर्स में लगानी है और उसको यूज़ करना है। ये देखिए, ये हमने अंडा स्क्रैम्बल कर लिया। पीसेस मैंने इसके इसलिए थोड़े से बड़े छोड़े हैं कि जब हम इसको चावल में भी मिक्स करेंगे ना तो वो मज़ीद स्क्रैम्बल तो होगा ही, क्योंकि अंडा इतना सॉफ्ट होता है। हाँ जी। सो मैं इसको, आप देख रहे होंगे कि इस तरह करके एक छन्नी में डाल के उसका ऑयल निकाल रही हूँ, क्योंकि इसी ऑयल के अंदर हम मज़ीद और चीज़ें डालेंगे, राइट? बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पे चिकन की जो मैरिनेशन है वो हो गई है, तो यहाँ से फ्लेम को कर लेते हैं। अच्छा, क्योंकि मैंने ना एक चीज़ नोटिस की है कुकिंग शोज़ में ना, अक्सर लोग ना इस पैन में ये निकाल रहे हैं, उस पैन में वो निकाल रहे हैं। होता ये है कि एंड में मतलब आपके को 15 पैन इस्तेमाल हो जाते हैं, तो घरों में तो ऐसे नहीं चीज़ें बनती यार। बिल्कुल, घरों में तो मोस्टली आप 1 से 2 पैन ही यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते। बिल्कुल सही कह रही है आप। हाँ, अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे मैंने इस ऑयल में अब मैंने क्या अब आप करना इस ऑयल के अंदर थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर लें आप इसके अंदर, है? बिल्कुल ठीक है। और इसके अंदर अब हम ऐड पहले अदरक करेंगे। लहसुन ही डालेंगे थोड़ा सा? नहीं, अदरक लहसुन एक फ्राइड राइस में नहीं नहीं? डालेगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा, ठीक अब है। हम इसके अंदर ऐड करेंगे कि वेजीज है, वेजीज के अंदर हमने कैबेज है और कैरेट है जिसको हमने फाइनली चॉप कर लिया हुआ है। बस ये बेसिक है। अब इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और उसके बाद सिंपल इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा सॉल्ट, ब्लैक पेपर की क्वांटिटी, हाँ जी, चिकन पाउडर जाएगा। ब्लैक पेपर की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी कम जाएगी और वाइट पेपर की क्वांटिटी ज़्यादा जाएगी। और साथ में चिकन पाउडर जाएगा इसके अंदर, डालकर अच्छी तरीके से नमक वगैरह डालकर आपने इसको अच्छी तरीके से टॉस कर लेना है। राइस ऐड कर देने, और जब राइस ऐड कर ले तो आपने जो अनियंस है उसका ग्रीन पार्ट जो है, मतलब जो लाइट ग्रीन है वो पहले डालना है और जो डार्क ग्रीन है वो सबसे एंड में डालेंगे। 1 से 2 मिनट का इसको दम लगाएंगे तो आपके जो है एग फ्राइड राइस वो रेडी हो जाएंगे। तो मैं आपको इसकी रेसिपी बता दूं। हाँ जी, इंग्रेडिएंट्स की तरफ आदत है मुझे। अगर इसमें कोई चीज़ अभी ऐड माइनस करनी है तो अच्छा, मैं कर देती हूँ। हाँ, इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी ब्लैक पेपर, ठीक है। उसके साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे वाइट पेपर। अब यहीं से ही इसका जो है टेस्ट बनेगा और इसका कलर भी नहीं ख़राब होगा। तो ये चीज़ें जो हैं आपने ज़रूर फॉलो करनी है। नमक कितना डालूं? नमक डाल दें, इतना ही? हाँ जी, थोड़ा सा और डाल लें बेशक। और ये साथ में इसके अंदर जाएगा चिकन पाउडर। बिल्कुल सही।
बिल्कुल। और थोड़ा सा हम बिल्कुल हल्का सा हम इसके अंदर सोया सॉस डालेंगे। बेसिकली हमें अपनी वेजीज का कलर जो है वो बहुत अच्छा सा रखना है। अब ये 1 से 2 मिनट जैसे ही टॉस होंगी तो हम इसके अंदर ये जो राइस है वो ऐड कर देंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब हाँ आप जी। आ जाएं अपनी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तब तक मैं अपनी ये वाला मामलात जो हैं वो आपके बिल्कुल। मुकाती हूँ। अच्छा जी, चिकन शाशलिक के लिए मुर्गी हम लेंगे 500 ग्राम या आप 1 किलो के करीब भी ले सकते हैं। सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, सिरका 1 खाने का चम्मच, दड़ा मिर्च 1 चाय का चम्मच, काली मिर्ची का पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच, लहसुन पेस्ट 2 खाने के चम्मच, तेल 2 खाने के चम्मच, शिमला मिर्च 1 से 2 अदद जाएंगी इसके अंदर, और प्याज 1 कप जाएगा, टमाटर 1 कप जाएगा। सब कुछ क्यूब कट में हम ऐड करेंगे इसके अंदर। लहसुन 2 खाने के चम्मच, अदरक 1 चाय का चम्मच, चिल्ली सॉस 3 खाने के चम्मच, सोया सॉस 3 खाने के चम्मच, सिरका 1 खाने का चम्मच, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चम्मच, चीनी 1 चाय का चम्मच, चिकन क्यूब 1 अदद, कॉर्नफ्लावर 1 से 2 चाय के चम्मच, पानी 3 से 4 खाने के चम्मच, और हरा प्याज हस्बे ज़रूरत हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि मैं चावल एकदम से सारे नहीं इसके अंदर डाले, मैं थोड़े थोड़े डाल के उसको मिक्स कर रही हूँ। हाँ होता जी। ये है कि वो जब आप सारे ही एक साथ डाल देते हैं ना तो वो उसकी मिक्सिंग में प्रॉब्लम आ बिल्कुल। जाती है। तो टॉस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा थोड़ा करके डालें, 2-3 दफ़ा घुमाएं, क्योंकि ऑब्वियसली आपने चावल तोड़ने भी नहीं है, बट आप थोड़ा थोड़ा इस तरह डालते जाएं तो आपको ज़रा बेहतर उसकी मिक्सिंग मिल जाएगी। एग्जैक्टली। यहाँ पे मैं साथ में अंडा भी ऐड कर दूँगी, ठीक है ना। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि चिकन को मैरिनेट कर लेना है। चिकन की मैरिनेशन के लिए सॉल्ट, ब्लैक पेपर और साथ में चिकन पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, दड़ा मिर्च और गार्लिक पेस्ट डालकर हम सोया सॉस डाल के सिरका डालकर इसकी मैरिनेशन कर देंगे। आप इस मैरिनेशन को आधा घंटा अगर रख दें तो बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। अगर आप नहीं भी रखते तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इस तरीके से ऑयल में आपने चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। जब आपका चिकन 100% रेडी हो जाएगा, क्यूब कट में हमने वेजीज रखी हुई हैं, इसमें कैप्सिकम है, अनियंस एंड टमेटोज हैं, वो जाएंगे। टमेटो सबसे एंड में हाँ, जब चावल जाएंगे- या अल्लाह खैर। चावल अपने मूड में थे ना कि वो गिर ना जाए, मैंने कहा बेड़ा गर्क। टमाटो सबसे एंड में जाएंगे। अब इसकी सॉस रेडी करेंगे। सॉस के लिए 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। उसमें जिंजर गार्लिक को आपने फाइनली चॉप करना है, आपने उसको पेस्ट फॉर्म में नहीं लेके आना। वो डालकर 1 से 2 मिनट उसको कुक करेंगे। लाइट सा उसका कलर चेंज हो जाएगा तो केचप ऐड कर देंगे, चिली सॉस जाएगी, सोया सॉस जाएगी, विनेगर जाएगा, गार्लिक पाउडर जाएगा, चिकन क्यूब जाएगी। सारे इंग्रेडिएंट्स डालकर आपने अपनी सॉस को रेडी कर लेना है। उसको थोड़ा थिकन करने के लिए हम उसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, फिर उसको चिकन के अंदर शामिल कर देंगे और लास्टली हम उसके अंदर थोड़े से ग्रीन अनियंस के साथ उसकी गार्निश करेंगे तो हमारे चिकन शाशलिक जो है वो रेडी हो जाएगा। और मीनवाइल जो है एग फ्राइड राइस के लिए हम चावल ले रहे 1 किलो, बंद गोभी 2 अदद, तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब जाएगी, गाजर 1 कप जाएगी, इसके अंदर अंडे 6 अदद जाएंगे, नमक हस्बे जायका, काली मिर्चें 1/3 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच और तेल इसके अंदर तकरीबन आधा कप के करीब जाएगा। राइस को आपने सोक करके बॉईल कर लेना है तकरीबन 80-90%, 10% आपने छोड़ देना है, वो इसी दरमियान में हो जाएंगे। बंद गोभी और गाजर को बिल्कुल आपने बिल्कुल फाइनली चॉप कट करना है, जिस लाइक आप ऑमलेट के लिए कोई चीज़ कट करते हैं उतना फाइन आपने करना है। उसके बाद 1 किलो राइस के लिए 6 एग्स बहुत इनफ होते हैं। 6 एग्स का आपने स्क्रैम्बल एग बना लेना है, थोड़ा सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर इसके अंदर ऐड कर लें और साथ में आपने जो है उसको टॉस करना है। काली मिर्चें डालनी है, सफ़ेद मिर्च डालनी है, चिकन पाउडर डालना है, 1 से 2 मिनट उसको टॉस करना है और जितने आपकी बॉइल्ड राइस है वो आपने डाल के उसको मिक्स करना है। 1 से 2 मिनट का दम लगाएंगे और लास्ट में ग्रीन अनियंस के साथ उसकी गार्निश करेंगे। और यहाँ पे हमारे राइस भी जो थोड़ा बहुत उसमें नमक की कमी बेशी थी वो भी हमने बैलेंस कर दी, क्योंकि इस स्टेज पे अगर आप थोड़ा सा नमक ऊपर से डाल देते हैं ना तो उसका फ्लेवर ठीक हो जाता है, लेकिन अगर आप एंड पे पोर करते हैं तो वो क्रंची क्रंची सा उसका अजीब सा चावलों का नमक का आना। अब हम इसके ऊपर थोड़े से जो है ग्रीन अनियन का वाइट पार्ट ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम दूसरा पार्ट ऐड करेंगे। अब इस टाइम में आप बेशक अपने चावलों को 2 से 3 मिनट का दम लगा दें, तो आपके एग फ्राइड राइस जो है वो कम्प्लीटली रेडी है, रेडी टू ईट आइए। ये देखिए व्यूअर्स, एक दफ़ा आप एक इसका विजुअल भी ले लें। ये आपके एग फ्राइड राइस तैयार हो गई। ये हम इसके ऊपर कवर दे रहे हैं और इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे हाँ जी, और यहाँ पे 1 से 2 मिनट हम इसको और करेंगे
तो ये इसका पानी बेसिकली हमें चिकन का थोड़ा Dry ड्राई करना करना है, है। हाँ। जैसे ही पानी चिकन का ड्राई हो जाएगा तो ये हमारे जो वेजीज हैं ये हम डाल के सिर्फ 1 से 2 मिनट आपने कुक करना है। ज़्यादा कुक करेंगे एक तो वेजीज का क्रंच चला जाएगा और वेजीज का कलर ख़राब हो जाएगा। शाशलिक में मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी वेजीज का जो कलर है वो मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको ये कहूँगी कि ये स्टेप आपने तब ही करना है जब आपने राइट अवे बस खाने को सर्व करना है, तो तभी आप करें तो आपकी कलर जो है वेजीज बाकी के सॉसेस वगैरह इसमें कोई डालने हैं आपने अभी? नहीं, अभी कुछ भी नहीं डालना। अलग से अब इस जैसे ही चिकन का पानी ड्राई हो जाएगा तो हम इसकी सॉस रेडी कर लेंगे। इसी के अंदर ही? नहीं, अलग से पैन के तो अंदर। ये निकालना है अभी कि नहीं? नहीं, अभी और कुक होगा। अगर हम उस जगह पे वैसे सॉस बना सकते हैं, मैं चावल को बाद में भी रेडी कर सकती हूँ। बिल्कुल ठीक आप छोड़ो, मैं उठा लेती हूँ। हाँ जी, हमारा पैन। सॉस के लिए आप इसमें थोड़ा सा 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और उसमें हम ये जिंजर गार्लिक जो हमने क्रश किया हुआ है उसको हम सौते करेंगे। बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा आपको व्यूअर्स उधर ही खड़े खड़े दिखा दें कि विद इन फ्यू मिनट्स ये सारा डाल दूं? हाँ जी, सारा डाल दो। बिल्कुल सही है। इसको लाइट हम गोल्डन ब्राउन करेंगे और उसके बाद हम ग्रेजुअली अपनी सारी सॉसेस इसमें ऐड कर देंगे, जिसमें बेसिक जो है वो केचप जाएगी, चिली सॉस जाएगी, सोया सॉस जाएगी और साथ में इसके अंदर विनेगर जाएगा, चिकन क्यूब जाएगी। चिकन क्यूब का बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे आपको चिकन पाउडर भी आप डाल सकते हैं, लेकिन चिकन पाउडर और चिकन क्यूब का इंटायरली दोनों का फ्लेवर अलग है। तो अगर आपके पास घर में चिकन क्यूब अवेलेबल नहीं है तो उसका ऑल्टरनेटिव चिकन पाउडर है, बट अगर आप स्टॉक के लिए यूज़ करेंगे तो आप उसको क्यूब ही डालिएगा, उससे बहुत अच्छा सा जो है वो फ्लेवर आएगा। तो ऐसा करते हैं, हम सॉस भी इसी दौरान रेडी कर लेंगे। आपको सारी चीज़ें बताती हैं। देखिए ये भी बिल्कुल ड्राई होने को है चिकन, ऑलमोस्ट डन, ठीक है ना। साथ में हम अपना सॉस भी तैयार कर लेंगे। लिटरली विद इन 10 मिनट्स आपकी डिश तैयार है। बिल्कुल। अगर आप अपनी तैयारी पहले से कर लेना व्यूअर्स, तो बाकी सारे मामलात तो वैसे ही ऐसा ही, आसान हो जाते बिल्कुल। हैं। और हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही होता है कि वो वाली रेसिपीज़ और वो चीज़ें आपके साथ शेयर करें जो मौके पे ही तैयार हो बिल्कुल, जाती हैं। हाँ जी। क्योंकि लोग अक्सर ये कहते हैं कि यार सारा दिन खाना पकाने में ही लग गया। अब सारा दिन उसूलन व्यूअर्स खाना पकाने में नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल। खाना ज़रूर जिंदा रहने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन ये भी कोई बात नहीं है कि आप मतलब आपका सारा टाइम सारा दिन जो है वो हांडियाँ पकाते ही गुजर जाए। बिल्कुल। और जो चाइनीज़ कुजीन है वो तो वैसे ही बड़ी फास्ट कुजीन है। अगर आपका मेजन प्लेस हुआ हुआ है पहले से, अगर आपकी चीज़ें पहले से कटी हुई हैं, आपके सामने पड़ी हुई हैं, तो हार्डली 10 से 15 मिनट में आपकी इंटायर रेसिपी जो है वो रेडी हो जाती है। बिल्कुल। आप ये देखिए ना, अभी आपसे 2 मिनट और एक्स्ट्रा बात किए तो हमारा अदरक लहसुन भी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी होने को है। बिल्कुल। उसके अंदर जब आप अपने सॉसेज डालेंगे वो तो 2 से 3 मिनट का अमल है। हाँ जी। ये भी देखिए बिल्कुल हमारा ये मेरे बस ख्याल ये जब और 1 आध मिनट में ये हो जाएगा तो हम इसमें ये वेजीज डाल देंगे, इनको कुक करेंगे और ये सॉस के अंदर ये सॉस जो हम बना रहे हैं ये इसमें पोर करेंगे तो हमारा चिकन शाशलिक जो है वो रेडी हो जाएगा। मतलब इससे ज़्यादा मज़ीद आसान रेसिपी नहीं शेयर हो ऐसा सकती ही थी। है। हम ऐसा करेंगे कि ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज हम बात करेंगे हार्ट के कॉमन मसाइल। ये अभी पिछले दिनों ही कि हमारे एक जानने वालों के साथ ऐसा मामला दरपेश आया कि उनको दर्द हो रही थी लेफ्ट कंधे के अंदर, बाजू में दर्द हो रही थी, बड़ा दबाव फील हो रहा था। खैर उन्होंने इग्नोर किया। जब उनको फाइनली इमरजेंसी में लेके गए हॉस्पिटल में तो पता चला कि उनको एक्चुअली हार्ट अटैक हो रहा था और उनको लग रहा था कि जैसे शायद उनको गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, एसिडिटी हो रही है। सो एहतियात, कौन सी चीज़ों का ख्याल करना चाहिए और खुदा न खास्ता अगर आपको ये चीज़ें महसूस हों तो किस स्टेज पे आपको डॉक्टर के पास फ़ौरन भागना चाहिए और इन मामलात के क्या हल और क्या सिचुएशंस हैं, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है उस पर्सनालिटी का जिनका मैंने आपको पहले भी इंडिकेशन दी कि डॉक्टर नुमान हमें ज्वाइन करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं डॉक्टर साहब पहले भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रह चुके हैं, पाकिस्तान में भी प्रैक्टिस करते हैं, यूएस में भी प्रैक्टिस करते हैं। डायरेक्टर ऑफ कार्डियोलॉजी प्रोग्राम एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, पहले फॉर्मली आप वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के, एक्स चेयरमैन एंड प्रोफेसर हैं ऑफ कार्डियोलॉजी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी मेयो हॉस्पिटल लाहौर। तो हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर नुमान नसीर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, ये अभी सेगमेंट शुरू करने से पहले, कि देखिए इलाज तो डॉक्टर नहीं करना है, दिल का कोई भी मसला हो, कोई भी ऐसा इलाज नहीं है दिल का जो आप घर बैठ के कर सकते हैं। घर पे भी अगर कर रहे हैं तो डॉक्टर के ही नुस्खे पे कर रहे हैं। तो मेन चीज़ तो ये है कि बचें कैसे, और मौके पे अगर कोई चीज़ हो रही हो तो क्या करें। बिल्कुल। जैसे कि हम अभी एक केस को भी डिस्कस करेंगे कि यूनिवर्सिटी में, एक कॉलेज में एक बंदा बात कर रहा था, एक प्रोफेसर, वो क्लास दे रहे थे और एकदम से ग्रुप करके गिर गए नीचे। बिल्कुल बिल्कुल। और उनको हार्ट का इशू हो रहा था और किसी भी स्टूडेंट को उस वक्त मौके पे समझ नहीं आई कि क्या करें, कैसे अप्रोच करना। और वो क्रिटिकल मोमेंट्स होते हैं। बिल्कुल, बहुत क्रूशल होते हैं उसमें, अगर टाइमली ना की जाए तो उस पे उसके लिए कि इफ़ समबडी कोलैप्सेस इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू सी कि वो सांस नहीं ले रहे और पल्स फील करनी है, तो अगर पल्स भी नहीं आ रही उस पर, लेकिन टाइम ना जाया करे, बट कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, सांस नहीं ले रहा, तो आप फ़ौरन अपनी इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज यानी हमारी 1112 है उसको कॉल करें और CPR शुरू कर दें। लेकिन उसकी तरफ अभी मैं आगे जाके आऊँगी। देखिए उससे पहले जिम्मेदारी है उस इंसान की जिसको कुछ महसूस हो रहा है। बिल्कुल, उसकी भी है। बिल्कुल। देखिए हर बंदे को अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है। जैसे कि हम अभी ब्रेक में बात करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर पता चल रहा है कि रसोली है, पता चल रहा है कि लंप है, उसको इग्नोर करें। जब वो कोई फट जाए या कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बन जाए तो फिर एकदम से हम डॉक्टर पे जाते हैं, और कोई भी डॉक्टर जब पूछता है तो अगला यही कहता है कि मौके पे कि हाँ जी पता चला था कि कुछ है, बस आए नहीं। बिल्कुल। तो उसमें इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। अगर आपको कोई भी हेल्थ का इशू लग रहा है कि है, तो इट्स बेटर टू जस्ट गो एंड गेट योरसेल्फ चेक विद द डॉक्टर। तो शुरू करते हैं। हाँ। कौन सी ऐसी कॉमन है दिल की बीमारियां जो डॉक्टर साहब आप सबसे ज्यादा देखते हैं पाकिस्तान में? सबसे पहले तो इस पे बात करें। सो उसमें एज एन एडल्ट कार्डियोलॉजिस्ट मैं तो हार्ट डिजीज़ में कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को सबसे ज़्यादा देखता हूँ, जो कि शरानों में, दिल की शरानों में बंदिश का मसला है। ये कौन से एज ग्रुप को डॉक्टर साहब आप ट्रीट करते हैं? सो नॉर्मली हम बाहर तो वेस्ट में इसको 50s के बाद देखना शुरू करते हैं। हमारे केसेस में लेट 30s 40s में भी इसकी प्रेजेंटेशन हो रही है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। तो अगर आपकी 35 साल से ज़्यादा उम्र है तो व्यूअर्स, इस वक्त जो गुफ्तगू हो रही है वो हर मर्द और औरत को पर्टेन करती है पाकिस्तान में। मैं इसलिए हमेशा पाकिस्तान का पूछती हूँ व्यूअर्स, क्योंकि वेस्ट के मुख्तलिफ तकाजे हैं। जैसे हम लोग डायबिटीज़ पे टॉप पे जा रहे हैं। बिल्कुल, 30% इंसिडेंस डायबिटीज़ का है, एंड इट इज़ अ मेजर कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर। तो एंड दैट कंट्रीब्यूट्स इनडायरेक्टली टू हार्ट डिजीज़ एज वेल, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। सो वो जो चर्बी जमने का प्रोसेस है उसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, वो जिस्म में, पूरे जिस्म में चल रहा होता है, और जब हार्ट आर्टरीज को इन्वॉल्व करता है तो उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं, कि नालियों की, दिल की शराने जो इनमें चर्बी जम जाती है। और होता ये हार्ट अटैक में कि वन फाइन डे वो जो चर्बी जमी होती है उसमें एकदम टीयर आता है और क्लॉट आ जाता है, एंड दैट्स व्हाई यू हेयर कि बंदा पहले जॉग कर रहा था, मूव अराउंड कर रहा था, कुछ नहीं हो रहा, उधर एकदम छाती में दर्द शुरू हो गई और हार्ट अटैक हो गया। तो अब बात आप कह रही थी पहले कि भी इस चीज़ को हाईलाइट करना है कि अगर किसी को क्या सिम्टम्स हो रहे हैं जिसकी वजह से फौरी अटेंशन लेके जी हार्ट अटैक हो रहा है, अक्सर डिले कर देते हैं, जिस तरह आप अपने किसी डिपार्टमेंट में। मैं भी यही बता रही थी आपको, और डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूंगी। अब डिफरेंस देखें, मेरे हस्बैंड जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे, ये कोई 10 साल से ज़्यादा पुरानी बात है। फैसल एक्सरसाइज कर रहे थे तो एकदम से ना उनको दबाव फील होना शुरू हुआ चेस्ट में, तो एक दफ़ा एक्सरसाइज रोकी, फिर जब दूसरी दफ़ा उन्होंने रोकी तो वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे थे डॉक्टर कामरान चीमा, कामी भाई ने फैसल को एकदम से कहा कि क्या हो रहा है बार बार। ही वेंट टू हिम एंड सेड कि कामी, मुझे कुछ इशू हो रहा है, मेरा बार बार लग रहा है जैसे मेरा सांस रुक रहा है। उन्होंने कहा फौरन इसी सेकंड स्टॉप एक्सरसाइजिंग, यू नीड टू गेट टू द हॉस्पिटल। ड्राइवर है या मैं लेके जाऊं? ड्राइवर थे, फैसल हॉस्पिटल गए, उसी वक्त पता चला कि उनको स्टेंट की ज़रूरत है, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड विद इन 24 आवर्स वो हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, एक बंदे को इसी तरह दिक्कत तकलीफ महसूस हो रही है, इग्नोर किया और क्लास देते हुए वो गिर गए स्टूडेंट्स के सामने, और स्टूडेंट्स को भी समझ नहीं आई कि क्या करें। बिल्कुल। तो दोनों सिचुएशंस हैं, एक में मौके पे एक्शन ले लिया, That's very important. खुद इंसान ने जिसके साथ हो रहा था। आपको ज़रा सा भी शक आए तो एंजाइना, ये जो आपको एक्सरसाइज के साथ उनको दिल में तकलीफ हुई, अक्सर जो है डिस्क्राइब्ड एज प्रेशर हैवीनेस, तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एंजाइना इन क्लिनिकल टर्म्स, कि वो मैनिफेस्टेशन जो आपकी नालियों में बंदिश की वो इस तरह आती है कि आपके दबाव आता है दिल पे, तो छाती में दबाव महसूस होता है, तो एक्सरसाइज के जो दबाव महसूस हो वो एंजाइना था। और कुछ लोगों को एक जब हार्ट अटैक होता है तो उस वक्त एक्सरसाइज बेशक ना भी करो, बैठे हुए भी आपको दबाव दिल में शुरू हो जाता है। मैं यही कहने लगी थी कि खाना खाया और खाने के बाद ना एकदम से दबाव फील हुआ, नेचुरल चीज क्या दिमाग में आती है? एसिडिटी की तरफ जाएंगे जी, गैस हो गई, एसिडिटी हो गई, ये बड़े लोग उस पर कंफ्यूज कर देते हैं, खासतौर पे एल्डरली, खवातीन, उन लोगों में जो है टिपिकल मैनिफेस्टेशंस नहीं होती। आपकी क्लासिक टिपिकल मैनिफेस्टेशंस हैं कि दबाव महसूस होगा, जबड़े में जा रहा है, कुछ लोगों में लेफ्ट आर्म में जा रहा है, उसके साथ ठंडे पसीने आ सकते हैं,
तो ये सारी, सांस चढ़ सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपकी, नौजिया भी कुछ लोगों को फील होता है, इम्पेंडिंग डूम की एक फीलिंग आती है, सारी चीज़ें आपकी हार्ट अटैक की अलामात हो सकती हैं। और अगर ये जिनको लोग घबराहट कह के बिल्कुल लोग इग्नोर घबराहट कर कह जाते के बिल्कुल करते, तो उसमें ये घबराहट कह के या दिल की तेजाबियत कह के इग्नोर ना करें। उसमें अगर इफ़ यू इन द राइट प्रोफाइल, और वैसे भी अगर बेहतर है, इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, आप अस्पताल जाएँ, उसमें ECG कराएं, आपका ये ट्रोपोनिन टेस्ट होता है, उससे पता लग जाएगा हार्ट अटैक हो रहा है कि नहीं, और इनिशियली आपकी हिस्ट्री लेके डॉक्टर को आइडिया हो जाएगा जी कि तेजाबियत का मामला है, गैस का मामला है, कि हार्ट का मामला है। बट हमारे पास जिस तरह आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया, तेजाबियत भी है, मेरा पॉइंट ये जी। अगर तेजाबियत भी है तो व्यूअर सोचने की बात है, तेजाबियत का भी मतलब तकलीफ में क्यों होना है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा पॉइंट ये, लोग अक्सर कहते हैं ना कि तेजाबियत है तो इग्नोर कर दो। क्यों इग्नोर करो? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे पास लोग अक्सर पे लेट पहुंचते हैं, वो बेचारे टीचर का जिसका आप किसी जिक्र कर रही हैं, चल उसको तो कार्डियक अरेस्ट हो गया, वो बच ही नहीं सका, और अक्सर लोगों को मौका नहीं मिलता, और जिनको मौका लग जाता है, पहुंच जाते हैं, तो उनमें ऑलरेडी हार्ट की डैमेज हो गई होती है। तो टाइमली फैशन में जब आपको ऑन गोइंग फुल ब्लोन हार्ट अटैक हो रहा हो, तो उसमें हम कहते हैं मिनट्स इज मायोकार्डियम, कि आपने फौरी उस नाली में जो कम्प्लीटली बंद है, फ्लो को रिस्टोर करना है, फ्लो की बहाली करनी है। तो उसके लिए आमतौर पे उस केस में फिर हम एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग में बिल्कुल वेट नहीं करते, उसको प्राइमरी PCI कहते हैं, उनको फौरी ले जाना होता है अपने कैथ लैब में, और बलून करके स्टेंट डाल के खोल देना होता है। अच्छा, और अगर वो सहूलत ना हो तो फिर उसके लिए क्लॉट बस्टिंग मेडिकेशन कहते हैं, थ्रोम्बोलिटिक्स, उनको देना होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको फुल ब्लोन हार्ट अटैक हो रहा है तो फ़ौरन इमरजेंसी रूम में पहुँचें, ताकि आपके फौरी तौर पे उस नाली में फ्लो की बहाली की जा सके। लेकिन डॉक्टर साहब मौके पे बड़ी दफा लोग मना कर देते हैं कि नहीं तुसी दिल नूं नहीं कुछ करना, तुसी दवाई शवाई दे दो, तुसी वो नहीं। और मैं आपके साथ एक केस शेयर किया कि एक शख्स को इसी तरह दबाव फील हुआ, उन्होंने इग्नोर किया, फाइनली उनको जबरदस्ती जब हॉस्पिटल लेके गए घर वाले, तो पता चला कि हार्ट अटैक हुआ है। उन्होंने कहा जी हम अभी आपकी फौरन स्टेंटिंग नहीं कर सकते, 2 दिन बाद करेंगे, वो जो भी उनका केस था उसके हिसाब से। उन्होंने कहा कि जी आपको कहा आप यहीं पे रहे, नहीं जी मैं घर जा रहा हूँ। अच्छा, घर गए, वापस ही नहीं आए, 8 दिन बाद हार्ट अटैक फिर से हुआ, फिर जबरदस्ती PIC में उनका ये स्टेंटिंग करनी पड़ी। सो उसमें कुछ लोगों को तो मौका ही नहीं मिलता, दोबारा हो तो डेथ ही हो जाती है, और दूसरा है कि उनको चले अब जो भी किया उसमें अक्सर लोगों की मजीद डैमेज हो जाती है हार्ट की, तो इसलिए आपको डिले नहीं करनी चाहिए। हार्ट अटैक की किस्में होती हैं, कुछ में तो फौरी रिस्टोर करनी होती है फ्लो, उसमें उन्हें 2 दिन के बाद प्लान कर रहे होंगे फॉर सर्टेन रीजन जो भी करना है, और कुछ में ये है कि आप थोड़ा सा वेट करके कर सकते हैं, बट आपको ट्रीटमेंट फौरन शुरू कराना होता है। वो मेडिकेशन शुरू करा के 2 दिन उनको सिस्टम से निकालनी तो फिर आप थोड़ा सा ठहर के भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस केस में आपको डॉक्टर, प्रॉब्लम इज दिस लैक ऑफ ट्रस्ट अ लॉट ऑफ टाइम्स, कि फिर वो फौरी कहते हैं कि फौरी क्यों कर रहे हैं। तो आपको जिधर भी जाएं, आप उस जगह पे जाएं वे यू हैव ट्रस्ट विद अ डॉक्टर, और आपको फिर उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। वो तो वो एक चीज़ है कि यू हैव टू फॉलो डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन, कंप्लायंस इज वेरी एसेंशियल। पहले इनको लेके गए मेयो हॉस्पिटल पे, वो मौके पे जब चीज़ों कर रहे थे, क्योंकि वहाँ के डॉक्टर से जब PIC के डॉक्टर ने बात की, क्योंकि मैं उधर हाजिर थी इस चीज़ में, तो डॉक्टर ने आगे से कहा कि सर सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि आपने इनको रखा क्यों नहीं। कहता पेशेंट कंप्लाई नहीं कर रहा था, कंप्लायंस इज वेरी कि वो मान ही नहीं रहे थे, उनकी मिसेज और उनके घर वाले कह रहे हैं इनको रखें, और वो आगे से लड़ रहे हैं। Obviously, you have to be compliant with the medications, compliance with the doctor's instructions are very essential. तो अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो बट चेंज योर डॉक्टर, बट एक जो जिसको आप ट्रस्ट करते हैं उसको फॉलो करें, उसकी इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो करें। अच्छा, अब ये तो हो गया कि किसी को हार्ट अटैक हुआ, एक तो आपने फ़ौरन लेके जाना है, आपने 1122 को कॉल करना है अगर आपको खुद नहीं समझ आ रही। लेकिन ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब आपसे ये गाइडेंस चाहिए कि अगर किसी को फॉर एग्जांपल हार्ट का प्रॉब्लम है, घर वालों को पता है, तो कौन सी एहतियाती तदाबीर फिर आपने घर पे मेंटेन करनी है? क्योंकि बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि एक हार्ट अटैक हुआ, दूसरा भी घर पे ही हुआ, तीसरा भी फिर घर पे हुआ, तो कोई तो मसला ऐसा हो रहा है जो घर पे मैनेजमेंट नहीं हो रही। तो इस पर हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। उसके बाद प्रिवेंशन, हार्ट अटैक हो ही ना, बिल्कुल प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, तो उस पे करते हैं, उस पे हम ब्रेक में बात करके बाद बात करेंगे। व्यूअर्स, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, मुस्कुरा के आपको वेलकम बैक कर रही हूँ, बात हम हार्ट अटैक्स की कर रहे हैं, आई एम रियली सॉरी व्यूअर्स। लेकिन हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर नुमान नसीर हैं, जो इतने पॉजिटिव और इतने स्माइलिंग फेस के साथ आपको मिलते हैं कि आप 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं कि ख़राब दिलों को ठीक करने वाले ये हमारे डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर, ब्रेक से पहले तो हमने बात की कि भाई मौके पे आपने कॉल कर देनी है अगर आपके सामने किसी को हार्ट अटैक हो, कोई भी चीज़ हो, कोई गिर गया, बेहोश हो गया, 1 सेकंड भी ना लगाएं, सबसे पहले 1122 को कॉल करें और CPR शुरू करते हैं। बिल्कुल, वो अपनी जगह ठीक। और वो बड़ा एसेंशियल है कि CPR, ये जो बेसिक लाइफ सपोर्ट है,
वो सारे जो है जनरल पब्लिक को सीखनी चाहिए। इवन बाहर स्कूलों में सिखाई जाती है, सारे कॉर्पोरेशंस इंश्योर करते हैं कि उनके एम्प्लॉयज़ ने सीखी हुई है। तो उसकी BLS सर्टिफिकेशन इज़ वेरी इजी। आप 1122 को कॉल कर सकते हैं। अ लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स एंड इंस्टीट्यूशंस आर डूइंग दैट। हम जिस तरह बैरिया में करवाते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम BLS का भी, तो यू नो आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट कि वो सब आपने सीखें। बहुत अच्छा और उसमें आइडिया बड़ा दिया है। जी जी आपके इसी आइडिया को मैं अपनी टीम से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि हम इसको डेवलप करते हैं। अनम, अगर हम यहाँ पे ऑन एयर एक 15-20 मिनट का सेशन रख लें 1122 की टीम के साथ, तो वो तो हमेशा हमारी बड़ी सपोर्ट करते हैं। Exactly. तो अगर हम उनको बुलाएं और ऑन एयर अपने व्यूअर्स को गाइड think करें, that's a great एटलीस्ट idea. आइडिया तो हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर, इट्स अ बिल्कुल, ग्रेट उसमें ये कि आइडिया। 100 to 120 compressions आपने 2 to 2.5 इंचेस डीप मिड स्टर्नम एरिया में देने होते हैं, एंड लेट द चेस्ट रिकॉइल। तो और साथ अगर तो अकेले हैं तो आपने वही चेस्ट कंप्रेशंस देने हैं और एक्टिवेट द इमरजेंसी सर्विस अंटिल दे कम। तो चेस्ट कंप्रेशंस में ब्रेक नहीं आनी चाहिए ताकि आपकी परफ्यूजन होती रहे। और अगर कोई साथ बंदा है तो हर 30 कंप्रेशंस के बाद आप 2 ब्रेथ्स भी साथ दें, तो ये आप साथ यू नो आपका ब्रीदिंग भी साथ प्रोवाइड कर सकें। बट ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपने कंप्रेशंस अब देखिए ना, देने बट का। कंप्रेशन कहाँ पे देनी है? राइट वो एरिया पे बिल्कुल, देनी उसके है, लिए आपको ज्यादा जोर से तो नहीं दे रहे, अगले की सो पसलियां लॉट ना ऑफ टूट टाइम्स जाए। एक्साइटमेंट लोग बहुत तेजी से देना शुरू हो जाते हैं प्रॉपर्ली कमरे, बट उसके लिए कि प्रॉपर ट्रेनिंग BLS हो जाए तो बहुत अच्छा है। बट दैट इज द बेसिक जस्ट टू फॉलो। बट उसके लिए लेकिन घर पे देखिए, एक तो ये वाली ट्रेनिंग अगर आपके घर में कोई भी हार्ट पेशेंट है, आपको फौरन पूरी फैमिली को ले लेनी चाहिए। जैसे कि सर ने कहा 1122 पे आप कॉल करके ये बात कर ले। लेकिन उसके अलावा डॉक्टर साहब, मौके पे क्या करें? बड़ी दफ़ा हमारे घर के बुजुर्ग फिर उसी चीज़ को इग्नोर कर देते कि इन टर्म्स ऑफ कि अगर कि आपको हार्ट अटैक हो रहा है या बिल्कुल। कुछ हो रहा है। तो अगर आपको कोई भी शक है तो यू शुड गो टू दी इमरजेंसी रूम राइट अवे। लेकिन अगर आपका उसमें थोड़ा डिले है अब जैसे जाने मैं में, बेटी हूँ, हाँ जी, तो मुझे किन इंडिकेटर्स को तो देखना जिस तरह चाहिए और किसी को करना छाती चाहिए? में दर्द दबाव हो रहा है, सांस चढ़ रहा है, स्वेटिंग हो रही है, इस तरह की अलामत हो रही है कि आपको शक है कि हार्ट अटैक हो रहा है, तो आप डिस्प्रिन की गोली चबाएं। और अगर किसी को नॉन हार्ट का इशू है और वो अक्सर लोग फिर उनको एंजिसिड दी होती है जो नाइट्रो टैबलेट है, वो ज़बान के नीचे रखें। अगर आपका ब्लड प्रेशर इजाज़त देता है, अगर वैसे ही लो रह रहा है तो एंजिसिड कैन ड्रॉप योर ब्लड प्रेशर। तो ये 2 चीज़ें कर ले अंटिल यू रीच द हॉस्पिटल। बट की थिंग इज़ टू गेट टू द हॉस्पिटल, क्योंकि असल जो ट्रीटमेंट है, क्लॉट बस्टिंग मेडिकेशन देनी है या फॉर्मरी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग के लिए ले जाना है या कोई दूसरी ब्लड थिनर्स देने, दवाइयाँ देनी है, जो ट्रीटमेंट शुरू करना है और उसकी तशखीस करनी है आपकी बीमारी की, वो उधर जाके ही होनी है। तो उसमें डिले ना आए, तो फौरी तौर पर इमरजेंसी रूम में जाएँ जहाँ आपका हार्ट का इलाज हो सके। और उसे जाने से पहले हाँ, अगर आपको लगता है कि भाई ये मेरा हार्ट का ही हो रहा है, तो उसमें डिस्प्रिन चबा ले और वो नाइट्रो की टैबलेट बंदा रख सकता है पहुँचने तक। तो ये वाली गाइडेंस व्यूअर्स देखे, पेशेंट को तो देते ही हैं डॉक्टर्स, लेकिन हमारी फैमिलीज़ में बड़ी दफ़ा माँ बाप और घर के बड़े जो हैं, इवन मियाँ नहीं बात सुन रहा होता। सो द पॉइंट इज़ खुद भी गाइडेंस लें ताकि आपको पता हो कि मौके पे अगर आपके घर में जो भी पेशेंट है, एक तो पेशेंट को खुद सेंस होनी चाहिए, अगर पेशेंट सेंसिबल नहीं हो रहा तो घर वालों को, और फिर उसके बाद तीसरा स्टेप 1122 आता है और हॉस्पिटल्स आते हैं। सबसे पहले तो इमरजेंसी सर्विसेज की अरेंजमेंट और चीज़ें घर के किसी बंदे ने करनी होती है। अच्छा, अब ये तो हो गया, अब इस चीज़ को प्रिवेंट कैसे करें कि हार्ट अटैक हो ही ना? जी बिल्कुल, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। तो उसमें यह है कि हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसमें आपकी मेडिटेरेनियन डाइट, आपकी एक्सरसाइज। वो आप हमें बताएंगे क्या है, क्योंकि किसी को मेडिटेरेनियन डाइट की नहीं समझ सो मेडिटेरेनियन डाइट से मतलब है कि ऐसी डाइट के जिसमें आपका ज़्यादा फोकस सब्ज़ी फल दालों पे हो, चिकनाट, मीठा, बेकरी, हलवाई की चीज़ें, सॉफ्ट ड्रिंक्स, उनका मिनिमल इस्तेमाल हो। अब एक सेकंड डॉक्टर साहब, जब भी लोग अपनी डाइट का ख्याल करते हैं तो क्या करते हैं? फल सब्जी हटा देते हैं और प्रोटीन बढ़ा देते हैं। प्रोटीन बढ़ा देते हैं, और मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा आपके हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डेंजरस। इसीलिए मैंने कहा कि सर प्लीज मेडिटेरेनियन डाइट समझाएं, क्योंकि तो लोग बिल्कुल अक्सर सोचते हैं ओ हाई प्रोटीन। नहीं, हाई प्रोटीन नहीं, हाई प्रोटीन में लोग कीटो डाइट वगैरह जैसा यूज़ कर रहे थे, तो वेट लॉस, साउथ बीच डाइट है, एटकिंस डाइट है, लॉट ऑफ दीज डाइट्स आर देयर, बट इनका किसी का भी हार्ट डिजीज़ प्रिवेंशन के ऊपर कोई स्टडी नहीं है। स्टडीज़ जो डेटा है जो वो है ये मेडिटेरेनियन डाइट पैटर्न का है। इसी को ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अमेरिकन का जो कार्डियोलॉजी, यूरोपियन सारे जो डाटा इन डाइट्स को सपोर्ट करते हैं, और स्टडीज़ की भी इसी की सपोर्ट में हैं। तो उसमें है कि फल सब्जी दालों पे मेन फोकस रखा रहा है। अब चिकन, फिश, रेड मीट, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, बट एतदाल से। मॉडरेशन के साथ। चिकन फिश तो फ्रीली ले सकते हैं। रेड मीट का ये कि लाइक 200 से 300 ग्राम सर्विंग से ज़्यादा ना हो, विच इज़ लाइक अ डेक ऑफ कार्ड्स की आपकी मीट की सर्विंग हो पूरे हफ्ते में। लेकिन डॉक्टर देखें पूरे ना, हफ्ते में
सो आप 2-3 सीख कबाब पूरे हफ्ते के बने इस तरह की चीज़ों के ज़्यादा लेकिन प्रॉब्लम आप अंडरस्टैंड करें ना, एक ऐसा मुल्क जहाँ पे यूरिक एसिड का भी लोगों को प्रॉब्लम है। अब यूरिक एसिड में कहते हैं कि दालें ना लो, मैं वैसे एक बता रही हाँ हूँ। जी। उसके बाद फिर डायबिटीज़ में भी कुछ आपके ऊपर लिमिटेशंस आ जाती हैं। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम तो कभी भी किसी को नहीं बिल्कुल होती, नहीं, तो उसमें- डायबिटीज़ भी हो गई, यूरिक एसिड भी आपका हाई हो गया, मल्टीपल इश्यूज आ जाते हैं। मल्टीपल आ जाते हैं। सो उसमें ये कि डायबिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से और वेट लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने करना है कि कार्ब्स कम करें। हमारे यहाँ ये कल्चर है कि जी खाने के साथ रोटियाँ और ब्रेड ये बहुत चीज़ें इस्तेमाल फालतू हो जाती हैं, तो उसमें है कि अगर ले रहे हैं तो हाई फाइबर वाली लें, लेकिन अगर आपने वेट लॉस करना है तो कार्ब्स को कम रखें, बट बिल्कुल वो कीटो डाइट वगैरह पे ना जाएं कि बिल्कुल आप खत्म ही कर दें। यू नीड योर कार्ब्स एज वेल, डॉक्टर बट साहब उनको कम मैं कर रोटी दें। चावल नहीं खाती हूँ, बाकी मैं ना डबल रोटी सिर्फ दिन में 2 दफ़ा खाती हूँ। कैलोरिक इनटेक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं रोटी नहीं खाता, 3 टोस्ट खा के आ रहे हैं और वेट लॉस करें बिल्कुल वो। और कभी कभार वो है कि अब ये हो गया कि जी मैं ब्राउन टोस्ट खा रहे हैं तो हम 4-4 टोस्ट भी खा लेते हैं, तो वो चीज़ें, यू वांट टू लूज वेट, यू वांट टू कट बैक ऑन योर कार्ब्स, वॉच योर टोटल कैलोरिक इनटेक कि जो टोटल आपकी कैलोरीज जा रही है कितनी जा रही है। वो हदीस है ना कि हमारे रिलीजन में कि अभी भूख रख के खाएं, तो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड एज वेल कि ओवर ईटिंग ना करें। तो डॉक्टर साहब एंजॉय योर फूड बट हेल्दी ऑप्शन चूज करके और ओवर ईटिंग अवॉइड करें। अगर हम आज की गुफ्तगू को समेटें तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? उसमें यह है कि प्रिवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप की बात हो रही थी, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर, तो उसमें यह है कि आपने डाइट की जिसकी ब्रीफली बात हुई, एक्सरसाइज 30 मिनट्स अ डे, आपके पास अब तो वॉचेस पे स्टेप्स काउंट कर सकते हैं, अगर आपको डेडिकेटेड एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता कि कम से कम 7000 कदम किया करें, उसके साथ थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हो जाए तो वो भी अच्छा है। 7 से 9 घंटे की नींद लें, और अपना स्मोकिंग के ऊपर बात नहीं हुई, बट स्मोकिंग सेसेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आपका जिसमें वेपिंग शामिल है। वेपिंग इज लेसर ऑफ द 2 evils, बट इट इज़ ऑल्सो उसमें शामिल है बिल्कुल, और उसको भी अवॉइड करना चाहिए। तो स्मोकिंग को अवॉइड करें, वो 2 से सेवरल फोल्ड्स आपका हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा देती है। और बाकी है कि अपना डॉक्टर से रेगुलरली रुजू करें कि अपने शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल जो इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं उनका फ्रीक्वेंटली चेक होता रहे और वो कंट्रोल लें, बिकॉज दीज आर साइलेंट किलर्स। और दूसरा हेल्दी लाइफस्टाइल में स्लीप हाइजीन भी इंपॉर्टेंट है, 7 से 9 घंटे की नींद रखें, उसका भी एंडोथेलियल डिसफंक्शन में है। अच्छी हवा में रहे, अपनी पोल्यूशन मिलके हमने एज अ सोसाइटी कम करनी है, उसका ख्याल रखें। और ये सारी चीज़ें जो प्रिवेंशन की हैं, दे शुड स्टार्ट फ्रॉम चाइल्डहुड। बिल्कुल। गुपलू बच्चा जो है, हेल्दी बच्चा नहीं है कि अगर वो मोटा है या ओवरवेट है, बिकॉज ये स्टडीज़ ने शो किया है कि आपकी एडोलेसेंस में भी अगर आप ओवरवेट हैं तो उन बच्चों को एट अर्ली ऑनसेट हार्ट डिजीज़ होती है, डायबिटीज़ होती है, और वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये प्रिवेंशन शुड स्टार्ट मच अर्लियर, क्योंकि जो एथेरोस्क्लेरोसिस चर्बी जमने का प्रोसेस है, इट स्टार्ट्स एक्चुअली एट अ मच यंगर एज, उन लाइनिंग में जो बनना शुरू हो जाती है, और उसकी मैनिफेस्टेशंस पे लेटर इन लाइफ होती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। नहीं, माय प्लेजर, माय प्लेजर। व्यूअर्स देखें, इलाज पे हम बड़ी लंबी डिटेल डिस्कशन कर सकते थे, मगर बात ये है कि इलाज डॉक्टर ने करना है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें पता हो कि मौके पे हमने क्या करना है, या अगर हमारे किसी घर वाले को ऐसा इशू हो तो हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। डॉक्टर साहब के सजेशन पे और उनकी बात से हमें बड़ा अच्छा आइडिया मिला। कोशिश करेंगे कि 1122 वालों से गुफ्तगू करें और ऑन एयर आप लोगों को गाइडेंस दें, लेकिन व्यूअर्स जब गाइडेंस देंगे तो गौर से उसको देखिएगा, और वो हम यूट्यूब पे भी जब अपलोड करेंगे प्रोग्राम तो अपने घर वालों को भी दिखाएं, और अगर कर सकते हैं, पॉसिबल है, तो अपने मोहल्ले के सारे लोगों को जमा करके एक क्लास ले लें 1122 बड़ा से। क्रूशल है कि आपके सामने कोई अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है तो उसके आपने क्या करना है उस वक्त। वो फ्यू सेकंड्स, फ्यू मिनट्स जो है वेरी क्रूशल कि उस वक्त आपका रिस्पांस टाइम क्या है कि फॉरन CPR शुरू कर दें तो दैट कैन सेव दैट पर्सनस लाइफ। बिल्कुल सही, तो thank इसलिए you। बड़ा अच्छा है वो, अगर वो भी आप BLS का वो कोर्स करेंगे और आपको मैसेज भी करेंगे कि बिल्कुल, डॉक्टर साहब ये बिल्कुल। लिंक देखिएगा नहीं, जरूर। बिल्कुल। भाई डॉक्टर साहब ने अब हमें एक टास्क दे दिया है। देखें, सिर्फ डॉक्टर तो है नहीं, प्रोफेसर डॉक्टर है ना, तो एज सही। प्रोफेसर उन्होंने हमें जरा एज स्टूडेंट्स एक टास्क नहीं भी नहीं दे बिल्कुल दिया। स्टूडेंट नहीं आप तो प्लेजर मीटिंग यू एज ऑलवेज। प्लेजर ऑलवेज हैविंग ऑन द प्रोग्राम। डॉक्टर साहब हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक ऐसी पर्सनालिटी हमें ज्वाइन करेंगे जो टेक्निकली अगर कहें तो मेरे रूहानी भाई हैं, इस तरह से कि उनके अब्बा जब मैं इंडस्ट्री में इनिशियली आई तो उनको शुरू में ही मैंने बाबा कहना शुरू कर दिया, उन्होंने बेटी बना लिया, और पूरी इंडस्ट्री की बच्चियां जो हैं वो उनको अपने फादर फिगर की तरह ही देखती थीं, ख़वातीन उनको एज अ ब्रदर फिगर देखती थीं। एक ऐसी प्यारी पुरशफ़क़त पर्सनालिटी जिन्होंने हमेशा मीडिया को भी प्रमोट करने की कोशिश की पाकिस्तान की, और फिर उसके अलावा एज अ लेजेंड अपनी ज़िंदगी गुजारी, एंड एज अ लेजेंड इस दुनिया से रुखसत हुए। किन की बात कर रहे हैं, किन के साहबजादे की बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे और मुलाकात करेंगे उनसे ब्रेक के बाद। जी हाँ व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे
हमारे जो आज बहुत ही प्यारे हैं, पर खैर उनको गेस्ट तो हम कह नहीं सकते क्योंकि एक्चुअली वो हम पाकिस्तान, हमारी ही पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की फैमिली का हिस्सा रह चुके हैं और हैं, क्योंकि आप लेजेंडरी एक्टर, प्रोड्यूसर, एक ऐसी पर्सनालिटी जिनका रेडियो के साथ भी बड़ा, वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ रेडियो, वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ थिएटर, वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ टेलीविज़न एंड फिल्म इन पाकिस्तान, कवी खान साहब के साहबजादे से आज हमारी मुलाकात हो रही है, उनके एल्डेस्ट बेटे से। और कवि साहब की तो आपको पता है हम लोग ऑलमोस्ट हर रोज़ नहीं तो हर दूसरे दिन किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। एक ऐसी पर्सनालिटी, जब वो इस दुनिया में थे तो लेजेंड थे, जब लिविंग लेजेंड थे, जब दुनिया से रुखसत हुए तो हम उनको हर वक्त किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर रहे होते हैं। आज आपके साहबजादे, जिनका ख़ुद भी बड़ा डीप ताल्लुक़ रहा है टीवी के साथ, रेडियो के साथ, थिएटर के साथ, आपने अपना लास्ट प्ले पाकिस्तान में 1995 में किया, अभी भी काम कर रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन लास्ट प्ले आपने 1995 में किया और 1997 में आप पाकिस्तान से चले गए। आप उनके सबसे बड़े बेटे, सबसे बड़ी औलाद तो हैं सो हैं, लेकिन ख़ुद भी एक बेहतरीन एक्टर एंड एंटरप्रेन्योर हैं। हमारे साथ अदनान कवी खान है। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। टेक्निकली हम भाई बहन हैं, जी बिल्कुल। इवन तो हमारी मुलाकात अभी रिसेंटली हुई हाँ थी जी। कराची में। यस। तो सबसे पहले तो वेलकम होम। Yes. आपका पहला जो टेलीविज़न की अपीयरेंस, टेलीविज़न का काम था, वो बच्चों का म्यूज़िकल शो था, जिसमें मतलब आपने पार्टिसिपेट किया जी। और वो मेरे ख्याल से भूत निकाला उसका नाम था, हाँ, भूत निकाला तो लास्ट प्ले था 1995 में जो हाँ, किया था। वो बच्चों के exact- म्यूज़िकल प्ले में आपने अपनी पहली एंट्री ली थी। जी बिल्कुल। ये बताइए कि आपके, अगर हम जर्नी के आगाज़ की बात करें, ठीक है कवि खान साहब के आप बेटे, नो डाउट, और वो उस वक्त ऑलरेडी स्टार थे जब आप पैदा हुए, जी। लेकिन आपकी अम्मी भी एक वर्किंग वुमन है, थी, अब जी। तो खैर शी इज़ रिटायर्ड, बट एज अ वर्किंग वुमन उनकी भी बड़ी मसरूफियात होती थी, वो बड़ी कमिटेड और डेडिकेटेड, राइट। जी अब्बा अपनी जगह, तो दो इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ के घर में जब सबसे पहला बच्चा पैदा होता है, वो भी बेटा, तो वो तो पैदा ही बहुत से प्रेशर में होता है। ऐसा ही है, बहुत से प्रेशर में होता है और बहुत सी तवक्कुआत होती हैं उससे, मगर उसके पॉजिटिव पहलू ये भी हैं कि उसको फिर बहुत इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट और वो भी बना दिया जाता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं बड़ी औलाद था, बेटा था, तो सारे डिसीजंस काफ़ी मुझे यंगर एज में मेरे सुपुर्द कर दिए गए, मुझे इंडिपेंडेंट। बाकी बहन भाइयों ने भी कुछ पूछना तो कहते थे आप अदनान से पूछ लीजिए, तो वो इट गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। हाँ, बट देखिए ना, वहाँ से अम्मा अब्बा का प्रेशर के सबसे बड़ा, उधर से बड़ा भाई होने का प्रेशर, अपने 3 भाई बहन बाकी के, आगे एक बहन, फिर एक भाई, फिर एक बहन। बिल्कुल, तो वो फिर उसका ये हुआ कि काफ़ी बुजुर्गाना बचपन गुजरा। हाँ, सदके बुढ़ी रू। हाँ, तो वो अभी भी वैसे अदनान भाई बुढ़ी रूही हैं। हाँ जी, वो मैंने कुछ इनहेरिट कर लिया उनसे। मैंने जैसे आई एम सॉरी, बाबा बिल्कुल बुढ़ी रू नहीं थे। नहीं, उनका वो तो जो इतने यंग एट हार्ट थे, हमसे ज्यादा वो उछल रहे होते थे, जब इस तरह का वो कैरेक्टर होता था। माशाल्लाह बहुत बहुत वो फिट थे। मैंने मैट्रिक में तो मैंने राजा गिद्ध पढ़ी, बानो कुत्सिया की किताब, तो बल्कि उनसे मांगी अम्मा ने, तो उनका कौन पढ़ रहेगा, उसके जी अदनान ने पढ़नी, उनका अभी तो बच्चा है, वाई बहुत पहले बंदे था, पुत्र नहीं बनते थे, फिर हम गीदड़ की भी बात कर लेंगे। एग्जैक्टली, तो वो बस ऐसा ही गुजरा। मगर बट देखिए ना, ह्यूमन साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए राजा गिद्ध एक बेहतरीन नॉवल है। बहुत आपको ऐसी ऐसी चीजें समझ आती हाँ हैं जी। इनडायरेक्टली। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब 1995 में जब यहाँ लास्ट अपना प्ले किया, फिर 97 में यहाँ से चले गए क्यों आप लोग? देखिए, बाबा का करियर माशाल्लाह, अम्मी अपनी जगह वर्किंग लेडी, तो ये तो नहीं है कि अल्लाह का शुक्र है कि किसी भी चीज़ की कमी तो नहीं थी। और लोग बाहर जाते हैं इसी सोच से कि हाँ एक्चुअली चले, मैंने 86 में मैट्रिक के बाद में छुट्टियों में लंदन गया पहली दफ़ा, मेरे मामू वहाँ होते थे। अच्छा। तो वो एक एक्सपोजर बाहर का हुआ और मुझे बिल्कुल नहीं शौक रहा वहाँ रहने का या आगे पढ़ने का या बाहर जाने का। मुझे पाकिस्तान और अपना हाउस होल्ड ज़्यादा याद आने लगा 1 महीने में ही, तो मैं भाग के वापस आ गया। फिर 90 में मैं दोबारा ग्रेजुएशन के बाद घूमने फिरने अमेरिका चला गया, फिर बीच में आया। अब चला क्यों गया वो देखें, मेरी आई वॉज इन 99 लाइक 20, आप नौजवानी कह लें, जो भी कह लें, तो वो आपके सेटल होने का एक्चुअली, मैं एक्चुअली एग्जिट तब कर गया जब मेरी असल बिगिनिंग होनी थी करियर की। करियर की। बट देखिए ना, आपके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम हुई,
क्योंकि बाबा से आपकी शक्ल भी बहुत मिलती थी, जी जी जी। आपका अंदाज भी बड़ा सिमिलर था, हाँ। तो होता ये था कि हर बंदा आपको कंपेयर करता था विद कवि खान। हाँ, हाँ। और होता ये था कि फिर ये एक्सपेक्टेशन होती थी कि एग्जैक्टली कवि खान वाली परफॉर्मेंस दी जाए, और वो हो नहीं सकता, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। जी 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 नहीं है। और एक्चुअली मैं ज़रा उस एज में स्पेशली ज़रा चबी था, और वो था, और टेलीविज़न में आपको पता है कैमरा एड्स 10 पाउंड्स एनीवेज, तो वो उस दौर से भी मैं गुजरा। जो आज की जनरेशन जिसको आप बॉडी शेमिंग कह लें, कुछ कह लें, इन सारे चीज़ों से हम लोग भी गुजरे में, मगर लोग अवेयर नहीं थे, मुआशरे को पता नहीं था। मगर जो उसका रियल इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे रहा, हम उसकी ज़िंदा मिसालें हैं। मैं वो बच्चा था जिसको अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से मोहब्बत भी है, थी भी, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि अब्बू से इतना प्यार लोग करते थे कि किसी भी शोबे में और एक आपकी आम अपनी अब्बू के साथ इतनी क्लोज Exactly, रिलेशनशिप, तो आप हमेशा कहते हैं आपके बेस्ट फ्रेंड थे। बस हैं तो अभी उसमें फिर यही हुआ ना कि फिर करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हीरो बनने की एज थी, तो अब हीरो चबी तो नहीं हो सकता, उसके तो कट्स नज़र आने चाहिए, और चेहरा ऐसा होना चाहिए, और जिम वो होना चाहिए। तो ये अब की प्रॉब्लम नहीं है, ये 1997 30 मतलब साल पहले 90s में भी तो बिल्कुल तीली वाले लड़के आ गए थे। एग्जैक्टली तो 30 साल पहले भी वही चीज़ें थी। जब तो हम चूंकि अब्बा को देखते हुए बड़े हुए थे, या ब्रॉडली देख लें तो और एक्टर्स को, तो मेरे ख्याल में एक्टिंग या वो एक क्राफ्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ना कि सिर्फ हाउ यू लुक। फिर क्योंकि फिर आप मॉडलिंग और एक्टिंग और हर शोबे को मिक्सअप तो ना कर देना। तो क्योंकि मुझे तो संजीव कुमार को अगर मैंने देखा, या और यहाँ के लोगों को देखा, तो वो सब चबी चबी गुपलू गुपलू थे, मगर उनका काम बोलता था, तो वो आई वॉज विक्टिम ऑफ इट। लेकिन कवि खान साहब का क्या रिस्पांस था जब आपने कहा कि फिर मैं बाहर ही जाके कर उनका लेता हूँ कुछ, क्योंकि response- यहाँ पे हाँ। तो देखिए, क्योंकि होता ये था, हीरो को मिलता था, हीरो या हीरोइन होती थी, या बाप या माँ होती थी, हाँ, ऐसे ही। वरना उसके अलावा जो बाकी सारे रोल्स होते थे, सच्ची बात है ना, तो उनके ऊपर कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट होती थी, और कैरेक्टर एक्टिंग उस वक्त बिल्कुल साइडलाइन हो गई थी। बिल्कुल साइडलाइन हो गई थी। वो अब दोबारा दौर आया नहीं। उनको मेरा पता था कि अब सब, मैं ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव था अपने बहन भाइयों में, और वाले साहब से मेरी शक्ल और आवाज़ थोड़ी बहुत जितनी भी मिलती थी, मगर नेचर इज़ लाइक क्वाइट डिफरेंट। तो मैं नहीं तो उतना पेशेंस नहीं वो था मेरे चाहते में। थे आप ये काम करें कि नहीं चाहते थे, उनका क्या? उन्होंने कभी पाबंदी नहीं लगाई। वो कहते थे आप जो भी करें दिल लगा के करें, लेकिन खुद करो। ईमानदारी से करें, और ख़ुद करें, और उसका क्रेडिट ताकि फिर आपका जेन्युइनली आपको ही मिले। मगर उन्हें नज़र आता था कि ये जिस एक्चुअली होता ही है, हम एज अ पेरेंट, हम भी और हमारे पेरेंट्स ने भी, हम बच्चों की परवरिश करते हैं एक लाला लैंड वाली या डिज्नी लैंड वाली, मगर जब व्हेन यू एंटर इनटू अ रियल वर्ल्ड तो वो एंटायरली डिफरेंट होता है। इसीलिए अब फिर वेस्ट में जो 17-18 साल की उम्र पे कहते हैं ना, हुन हाई स्कूल हो गया, चल जा, हाँ जी, हाँ जी, यूनिवर्सिटी पढ़नी है तो पढ़, नहीं पढ़नी तो ना पढ़, तेरा प्रॉब्लम तेरा जिम्मा। बिल्कुल। तो वो बड़ा हो ही जाता है बंदा। हो ही जाता है। तो बस ये थी कि इसलिए जाना पड़ा। फिर अदनान भाई वापसी कैसे हुई वहाँ पे? तो जो आप कर रहे हैं वो तो एक जी, मेरे जी। लिए इसलिए क्योंकि वहाँ पे आपने फिर मतलब आईटी में भी बड़ा काम हाँ किया, जी, एज एन हाँ जी। एंटरप्रेन्योर भी किया, हाँ जी। आपका अपना वहाँ पे डेंटल क्लिनिक भी है, भाभी हैं भी डेंटिस्ट, तो आप लोगों का अल्लाह का शुक्र है सिलसिला तो चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके वापस आने का रीज़न बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही एक तरह से रोमांटिक है फ्रॉम अ फादर सन पॉइंट ऑफ व्यू। मैं इसलिए वो बात करना चाहूँगी हाँ, मेरे लिए ज़रा इमोशनल, क्योंकि लोग आपको बुलाते थे, कहते भी थे, लोग बुलाते थे, जी, आप बिल्कुल, बिल्कुल। अवॉइड करते थे, लेकिन इस बार आपने ना नहीं की। ना इसलिए नहीं की कि मैं एक तो बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह लकी रहा कि माय फादर वाज विद मी लास्ट 5-6 मंथ, वो मेरे पास थे, टोरंटो में उन्हें ले गया था। तो आफ्टर हिज पासिंग मुझे काफ़ी बड़ा वॉइड आपकी लाइफ में आता है जब आप व्हेन यू लूज़ अ पेरेंट। तो पहला एक्सपीरियंस था लाइफ का, तो मैं काफ़ी अपसेट हो गया मेंटली। तो एक कहते हैं ना वॉइड इतना बड़ा आया, तो मुझे आई हैड टू गो एटलीस्ट वंस टू रीलिव दोज मोमेंट्स। तो मुझे दोबारा मैं काम करने इसलिए आया कि मैं कराची में गया, मैं उसी गेस्ट हाउस में ठहरा जहाँ वो 16-17 साल रहे, उसी कमरे में रहा, मीडिया में काम किया, उन्हीं ड्राइवरों ने मुझे पिक किया, वही तो वो सारी जो उनकी लाइफ थी वो आई रीलिव्ड दिस समर। और सिर्फ मेरा यही मकसद था, और मुझे था कि मुझे एक दफ़ा तो ये ज़रूर करना है। इट वॉज़ वेरी हार्ड फॉर मी। मगर आपका और आपके बाबा का रिलेशनशिप ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। जी, आप लोगों का आपस में ताल्लुक था कैसा? क्योंकि दो होते हैं ताल्लुक बाप बेटे के, एक होता है बड़ा ही फॉर्मल, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, कैसे हैं आप, आई लव यू, शाह लव यू वाला भी कोई मजाक नहीं, और एक ताल्लुक होता है, देखिए उस जनरेशन में यही था, यही था। या फिर याराना,
ओ यार इधर आ यार ये कर दे। हाँ, तो आप लोगों का रिलेशनशिप क्या था और लास्ट स्टेज पे, क्योंकि आपके पास ही थे और अल्लाह का बहुत करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह, आपको जी, खिदमत करने का मौका मिला। जी जी। हमें तो पता भी नहीं उन्होंने चलने दिया कि वो बीमार थे। हाँ, बिल्कुल नहीं चलने दिया। आप वही मैं कह रहा हूँ कि मेरा उनका रिलेशन, हम 4 बहन भाई हैं, तो मैं चूँकि फर्स्ट बॉर्न था, तो मेरा ये ख्याल है, या खुशफहमी कह लूँ, मगर बाकी बहन भाई कहते हैं खुशफहमी नहीं है, ये फैक्ट भी है कि ही वॉज लिटिल बिट बायस्ड टुवर्ड्स मी। मेरे से उनकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी, और वो फ्रैंकली वाला नहीं था रिलेशन, कोई दो यार वार दोस्त वोस्त वाला नहीं था। एक था अदब सा, मगर एक रूहानी सा, एक गैबी सा, एक टेलीपैथी सा, एक बग़ैर कुछ कहे बग़ैर कुछ किए कम्युनिकेशन वाला था। और वो रहा एंड तक। और जो आखिरी 5-6 महीने गुजरे, वो ही वॉज एक्चुअली नॉट वेल ईयर बिफोर, जब मैं उनको उनका लेके कैंसर गया। डायग्नोज हाँ, तो वो 1 साल पहले हुआ था, उन्होंने किसी को बताया नहीं, किसी हमें भी नहीं पता। को व्यूअर्स इंडस्ट्री में नहीं पता था कि कभी खान साहब को कैंसर हो गया है। और बिल्कुल एंड पे आई थिंक जब मामलात बिगड़े, एक्चुअली क्या हुआ ये हम ब्रेक के बाद आपसे जानेंगे। Sure. इस क्लिफ हैंगर पे हम आपको व्यूअर्स छोड़ के जाएंगे ब्रेक पे। अलबत्ता किचन में जल्दी से नज़र डाल लेते हैं, बिकॉज जब हम वापस आएंगे तो बात कुछ ऐसी है कि फिर हांडी रोटी की तरफ जाना बनता नहीं जी, है। जल्दी से किचन की तरफ रुख करेंगे। जी बेटे। जी, चिकन शाशलिक रेडी और इसके साथ एग फ्राइड राइस रेडी किए थे, 2 तरह से मैंने सर्व कर दिया उनको। थैंक यू सो मच You're अनम। welcome. यहाँ पे व्यूअर्स हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अदनान कवि हमारे साथ शेयर करेंगे कि कवि खान साहब का जो लास्ट स्टेज था, जब दुनिया में बिल्कुल रुखसत होने से पहले, तो वो बाप बेटे का कैसा वक्त गुजरा। आजकल ऑफ कोर्स अदनान कवि क्या कर रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स में आप इनको देखेंगे, ऑल ऑफ दीज थिंग्स हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ हैं द वेरी ब्रिलियंट अदनान कवि, सबसे बड़े बेटे, सबसे बड़ी औलाद कवि खान साहब की। हमारे प्यारे बाबा, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए, आमीन। नान भाई ये बताइए कि आपने, हमने ब्रेक से पहले अपने व्यूअर्स के साथ शेयर किया कि आपको बताया नहीं उन्होंने, तो कैंसर तो एक ऐसी बीमारी है जिसका सबसे पहले फैमिली को इन्फॉर्म करना चाहिए, तो आप लोगों को भी नहीं पता था? जी, हमें नहीं पता था। अम्मी को? नहीं, अम्मी को तो बिल्कुल उनकी पासिंग से 2 महीने पहले हमने बताया। जब मैं उन्हें ले गया था तब भी नहीं अम्मी को पता था, और उन्हें 1 साल पहले पता था। ये हमें तब पता चला है जब बाद में घर के कागज़ वागज़ों में उनकी फ़ाइल कोई निकल आई जो 1 साल पुरानी थी, और उसमें डायग्नोज था। वरना हमें ये आज तक ना पता होता कि उन्हें 1 साल से पता था। बट स्टिल ही वर्क टिल हिज लास्ट आखिरी सांस तक। मोमेंट्स। बाबा ने तो ये प्रूव किया ना कि वो चलते फिरते ही हाँ गए इस जी, दुनिया से। उन्होंने कहा मैं बस ऐसे ही फिट हूँ। तो आप बल्कि फिर किस तरह ले गए? आखिरी प्रोजेक्ट उनका चल रहा था, शायद मेरी शहज़ादी उसका नाम था। तो मैंने उसके शुरू के एपिसोड 1-2 देखे, तो मुझे वो ठीक नहीं लगे। एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज, फिज़िकली वो वीक लगे मुझे। तो मैंने कहा इज़ नॉट वेल। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ठीक हैं? तो उन्होंने कहा मैं ठीक नहीं हूँ। तो और ये कभी उन्होंने कहा ही नहीं। जो कभी कहा नहीं, और फिर ये कहा कि वो मुझे ही पता है कि मैं क्या ठीक नहीं हूँ। तो वो मुझे ज़रा अलार्मिंग सी लगी बात। तो मैंने कहा तो आप इधर आ जाइए। तो उन्होंने बस ज़रा सा कहा कि नहीं, अगर मैं अकेला ट्रैवल किया तो रास्ते में कुछ हो गया या मुझे, तो मैं फ़ौरन समझ गया कि वो विलिंग है मगर वो अकेले नहीं आना चाहते। तो मैं संडे को आया हूँ और ट्यूसडे को मैं उनको टोरंटो ले और गया। प्रोजेक्ट उनका 2 खत्म हो दिन चुका बाद। था? नहीं, आधा हुआ था, और उसके लिए वो बहुत परेशान थे। फिर उनको समझाया, सोहेल अहमद ने बहुत कहा कि जी बाबा जी आप लाइक यू कैन नॉट फिजिकली डू इट। उधर प्रोड्यूसर से बात की तो उन्होंने कहा ऑफ कोर्स लाइक हेल्थ है। तो वो फिर रिप्लेस हुआ था उनका कैरेक्टर, क्योंकि वो रनिंग ऑन एयर था। और फिर आप उनको ले मैं उनको ले गया वहाँ जाके, फिर उनकी ही वॉज इन पैलिएटिव केयर। तो हमें एक ज़रा टाइम लाइन अंदाज़ा तो था, मगर उसमें बड़े मेमोरीज़ हैं, बड़े मिरेकल्स हैं, बड़ी हैरान कुन बातें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो लोग जिनके जानने वाले या कुछ लोग इससे गुज़रे हैं कैंसर ट्रीटमेंट से या उससे, तो दे प्रीटी वेल नो कि काफ़ी पेनफुल मरहला होता है।
तो वो आखिरी सांस तक अल्हम्दुलिल्लाह ही वाज नॉट इन पेन तकलीफ में नहीं, एट ऑल। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। और वैसे सेंसेस सब उनकी इंटैक्ट थी, वो बड़े प्रिम प्रॉपर एंड तक शेव्ड वेव्ड, ये वो जैसे वो थे वैसे ही रहे। और अम्मी को अम्मी का साथ थी वहाँ पे क्या? अम्मी नहीं थी, अम्मी को हमने यही कहा था इनको ले जा रहे हैं वहाँ इलाज करवाएंगे, देखेंगे क्या है, तो मैं उन्हें अक्टूबर के शुरू में ले गया। तो फिर अम्मी को जनवरी में हमने फिर बुला लिया, क्योंकि फिर हमें था कि नाउ वी हैव टू, जाहिर है उनकी स्पाउस हैं सब हैं, अब परेशानी तो होगी मगर बताना तो है, तो वो कहीं बाद में फिर हम गिल्टी ना फील करें, क्योंकि वो नहीं हक में थे कि उन्हें बुलाया जाए, क्योंकि वो तंग ना हो, डिस्टर्ब ना हो। बट आपको उनके साथ एक अच्छा वक्त ज़रूर मिला। जी जी जी। माशाल्लाह। और अब उनकी लेगेसी को आपने कंटिन्यू करने के लिए क्या सोचा है? ये आखिरी मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि ये मेरे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए लेगेसी तो बायोलॉजिकल बच्चे ही आगे लेके जा सकते हैं। हम सब बाबा के करम से ही बैठे हुए अपनी अपनी पोजीशंस में। अगर उन्होंने मुझे शुरू में ना गाइड किया होता कि बेटे तुम इतनी हाइपर हो जाती हो, अपने आप को मत हाइपर किया करो, टाइम पे नहीं लोग आते थे शूट पे, मैंने आपको स्टोरी भी बताई थी, मेरा मीटर घूम जाता था, तो उन्होंने मुझे फिर एक दिन समझाया कि बेटी एक काम करो, 12 घंटे दिए ना, अपने टाइम से आओ, अपनी टाइम से चली जाओ। रुकने के लिए कहे तो कहना सॉरी जी, जो मैंने आपको टाइम कमिट किया था मैं उसमें आई हूँ, लेकिन जितना टाइम दिया है वो आपकी दिहाड़ी आपने पूरी करनी है। बिल्कुल ऐसी वो बात पल्ले बांधी अपनी कि सारी जिंदगी आसान हो गई। हाँ, तो मेरे करियर का बहुत सा क्रेडिट आपके अब्बा को जाता है। हाँ जी, तो वो हमें भी बिल्कुल, तो जैसे मैंने कहा मैं आया तो सिर्फ एक अपनी समझे वो पूरा करने था, क्लोज, इट वाज अ क्लोजर फॉर मी, आके सब काम करके जाना। मगर जो आपने लेगेसी वाली बात की, मुझे एहसास उनकी पासिंग के बाद हुआ कि वो अल्हम्दुलिल्लाह शोहरत इज़्ज़त सब अपनी जगह, उनसे प्यार बहुत किया लोगों ने। उनके बाद ऐसा हर एक को लगा कि उनके वाकई अपने घर का कोई बुज़ुर्ग चला गया, तो उनकी लेगेसी लेके चलना आप जिम्मेदारी है हमारी, और होनी भी चाहिए। तो जितना प्यार लोगों ने किया है, मुझे जितना प्यार दिया लोगों ने, हालांकि अभी सीरियल जो ख़त्म हुआ मेरा, क्योंकि 30 साल का वक्फा बहुत होता है, जनरेशन्स बदल जाती हैं, तो स्टिल पीपल जिनको 90s में 80s में मैं याद था, या जो नए हैं और फादर से उन्हें पता चला कि मैं कौन हूँ, तो दे गेव सो मच लव। तो उनको था कि हमें आपको कहीं ना कहीं कोई जेस्चर मिल जाएगा, कोई साउंड मिल जाएगा, तो यू शुड कैरी ऑन। तो मैं इंशाल्लाह आई विल ट्राई। और अभी आपका सोप भी चल रहा है? जी, मेरा अब नेक्स्ट मंथ से एक सोप, डेली सोप है, वो ऑन एयर होगा। उसमें काफ़ी चैलेंजिंग मेरी लाइफ का काफ़ी हम पे आएगा, वो MD प्रोडक्शन का है, दामे मोहब्बत, इंशाल्लाह। सो बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग अदनान भाई। इट वाज सच अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। अजीब सा लग रहा है क्योंकि इसी सीट पे बाबा बैठते थे, सो बट एट द सेम टाइम बहुत अच्छा भी लग रहा है कि भाई अपने घर आ गया वापस। और वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग मोर ऑफ योर प्रोजेक्ट्स। और बस यही व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, जुम्मे का दिन है, स्पेशली जब अपनी जुम्मे की नमाज़ पढ़ेंगे ना व्यूअर्स, तो हमारे बाबा को ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। वैसे तो उनके दर्जात बुलंद ही होंगे, ऐसे प्यारे प्यारे लोग देखेंगे, कितनी उन्होंने हैरानकुन बात कही कि कैंसर की ट्रीटमेंट के दौरान उनको तकलीफ़ नहीं थी। अल्लाह ताला के जो ख़ास और प्यारे लोग होते हैं ना, अल्लाह में उनको खुद ही प्रोटेक्टेड रखते हैं। तो बस अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उन्हें करवट अल्लाह ताला सुकून दे, और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए। आमीन आमीन सुमा आमीन।